चलो भाई, सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका स्वागत अमित भाई। और आज डेट हो गई है 15 जुलाई 2025। आज हमारा जीएनएम चलेगी। और जी। जीएनएम में हमारा जो चैप्टर चल रहा है स्किन हेयर एंड नेल्स। स्किन हेयर एंड नेल्स में हम है पेज नंबर 272 पर, 272 पे। और ओके। हमारा एसबीएस चल रहा है अमित भाई, एसबीएस ऑफ द स्किन एपिडर्मिस, जिसमें ये सेकंड हेडिंग होगा एलर्जिक कॉन्टैक्ट एक्जिमा, कोमा लगा के कह रहे हैं सन एलर्जी। जी। ठीक है जी। तो इसमें कह रहे हैं एलर्जिक कॉन्टैक्ट एक्जिमा में या सन एलर्जी में कि एसबीएस जो है वो एसबीएस ऑफ द स्किन एपिडर्मिस ही है। और इसमें कॉन्फ्लिक्ट भी वही होगा, सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट, वांटिंग और नॉट वांटिंग टू हैव स्किन कॉन्टैक्ट वाला। हम्म। एग्जाम्पल दे के चल रहे हैं कि ए गर्ल इज अंडरटेकिंग एन अप्रेंटिसशिप टू बिकम ए बेकर। एक लड़की है, वो अंडरटेकिंग में है या अंडरटेकिंग किया उसने, एक अप्रेंटिसशिप कर रही है एक बेकर बनने की। जस्ट एज शी इज स्टैंडिंग एट ए मशीन, द बेकर अप्रोचेज हर एंड ग्रैब्स अंडर हर स्कर्ट। जस्ट जैसे ही वो मशीन के सामने खड़ी हुई जा करके, तो बेकर आया जिसके अंडर में वो कर रही थी अप्रेंटिस, एक तरह से हम्म। उसके पास आया और उसने उसको दबोच लिया या ग्रैब कर लिया अंडर हर स्कर्ट। सिंस देन द पेशेंट हैज बीन एलर्जिक टू फ्लोर। उसके बाद उस पेशेंट को एलर्जी हो गई उस फ्लोर से ही, आटे से ही। बहुत पुरानी बात जी। याद आ गई अमित शर्मा। हम्म। पोलन ग्रेन में, गर्मियों में कहीं पोलन ग्रेन में अमित पाल बीमार हुआ था बचपन में कोई बच्चा, तो उसे जब भी ऐसे माहौल में जाता है तो उसे छींकें आने लगती है, एलर्जी हो जाती है। तो अब इस लड़की को बेसिकली इसके साथ हादसा जो हुआ, उस समय ये मशीन पे खड़ी थी बेकरी के, हम्म। तो तब से इसको एलर्जी हो गई इस फ्लोर से ही। हम्म। ये हाँ फ्लोर आटा 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 है शायद, FLOUR फ्लोर, है ना। हाँ जी, वो हाँ देखो जी, गजब की बात। नेक्स्ट कह रहे हैं ड्यूरिंग, नेक्स्ट एग्जांपल है ड्यूरिंग समर वेकेशन ए 5 year old गर्ल फॉल्स एस्लीप अंडर ए बीच अम्ब्रेला। समर वेकेशन के दौरान 5 साल की बच्ची जब सो रही थी, गिर गई, अच्छा, सो रही थी बीच अम्ब्रेला के नीचे। When she wakes up, she goes into a panic because her mother is gone. Is equal to generalized separation conflict. तो वो जो बीच अम्ब्रेला में सो रही थी वेकेशन के दौरान, जब उसकी आंख खुली तो उसकी माँ थी नहीं, और वो पैनिक में चली गई कि पैनिक में पहुंच गई, क्योंकि उसे लगा कि माँ चली गई मुझे छोड़ के। इस तरह से जनरलाइज्ड सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट में वो पहुंच गई। हम्म। फिर कह रहे हैं ट्रैक्स बन गया उसको सन से, सैंड से और सी से अमित भाई, तीनों चीज से, जी। क्योंकि बीच पे तीनों चीज थी, हम्म। सनलाइट, सैंड और सी। तो उसका ट्रैक हम्म। बन गया इन तीनों के प्रति, सन, सैंड एंड सी। फॉर 40 years द पेशेंट हैज सफर्ड फ्रॉम ए सन एलर्जी, बट ओनली हम्म। व्हेन शी इज एट द बीच इन द समर। हम्म। अब ये 40 साल की हो गई है। अब ये पेशेंट सफर करती है सन एलर्जी से, परंतु सन एलर्जी इसको तभी होती है जब ये बीच पे पहुंचती है समर में। हम्म। तो उसको वो कॉन्फ्लिक्ट ट्रैक इसका एक्टिवेट हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है उसका कॉन्फ्लिक्ट जो बन गया कॉन्फ्लिक्ट ट्रैक। फिर ये कह रहे सेपरेशन अमित भाई, सेपरेशन बोले तो सेपरेशन कैसे हो गया? ये तो जैसे स्टिल, फ्राइट, ऑल करके ये हाँ, यहाँ ये 4 सेकंड की भाव आ रहा है, 4 सेकंड की फील हाँ। आ रही है। लेकिन यहाँ उस बच्ची के दिमाग में ऐसा आया मेरी माँ चली गई, माँ से अलग हो बॉस गई। हाँ अमित बॉस पवन बॉस अमित पाल जो कह रहा है वो है फियर ऑफ फ्लाइट रिमेनिंग। हाँ, हाँ, मीनिंग
ये बात वहाँ की जो पुरानी ओल्ड ड्वेलिंग या वो रह गई उसको पुरानी या सेंसिटिव हो गई टू सर्टेन सिचुएशंस पर्सन्स। हाँ वो तो आप रूब्रिक बता रहे हो, लेकिन अमित पाल का जब अभी तो अमित पाल उसी से बाहर नहीं आए थे कि भैया यहाँ सेपरेशन लेवे या 4 सेकंड लेवे या कुछ और लेवे। अब अमित पाल कुछ ऐसा मुझे लगा जो अमित पाल कह रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ 2 जगह जा सकता है इंसान, अगर हम मोटी मोटी बात करें। माँ नहीं है, माँ मुझे छोड़ के चली गई, या माँ मेरे से अलग हो गई। तो चूंकि एलर्जी पढ़ा रहे तो एलर्जी के हिसाब से वो समझा भी रहे। तो ये तो था सेपरेशन। अब आई अमित शर्मा भाई की बात। अमित शर्मा भाई का बहुत ही बढ़िया यार रूब्रिक सेट हो गया ये, फियर फ्राइट रिमेन्स। अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट ट्रैक अगर है किसी के दिमाग में बना हुआ, तो ये भी अपनी जगह रखता है बहुत अच्छी ये वाला रूब्रिक, क्योंकि रिमेन है। कभी बचपन का कोई हादसे की यादें उसके जहन में चूंकि बनी हुई हैं, तो यहाँ ये जो रूब्रिक है जो अभी अमित शर्मा भाई कह रहे थे, बोलो अमित भाई क्या था वो फियर मतलब ये शायद अमित पाल वो वही है फियर प्राइड रिमेनिंग। अब फियर प्राइड की बात कहाँ से आ जाएगी? बात ये आएगी कि फियर प्राइड के लिए हमें पैथोलॉजी कुछ और चाहिए। हाँ, लेकिन अभी भी उस चीज का एक तरह से वो सेपरेशन उसकी वजह से उसके दिमाग में डर आ सकता है ना कि मेरी माँ छोड़ के चली जाएगी। तो डर तो कुछ ना कुछ तो वो रहा ही गया। हाँ, लेकिन रिमेन वर्ड आने की वजह से ट्रैक से बहुत मेल खा रहा है अमित शर्मा। ये बात आपकी यही बात चल रही थी। या फिर हम ड्वेलिंग कर सकते हैं, ड्वेल करते रहते हैं ना आदमी के बार वहीं पहुंच जाता पुरानी चीजों पे। नहीं, ड्वेल का मतलब है लगातार बना हुआ है, और कॉन्फ्लिक्ट ट्रैक का ट्रिगर होने का मतलब है फियर फ्राइट रिमेन। वो उसके सामने आया नहीं, वो फिर से वो डरा नहीं। हाँ जी। लेकिन जो है एक्जिमा थोड़ी कर देगा अमित। फियर मेरा सवाल नहीं, ये तो जो एग्जांपल आ रहे हैं ये फियर फ्राइट आ रहे हैं। फियर तो एक्जिमा कर देगा भाई, क्योंकि फियर होता है साइकोसिस। अगर आप बात उसकी कर रहे हो कि फियर फ्राइट कैसे अलग अलग करेंगे, तो बेसिकली एक्जिमा है एक स्टैंड स्टिल प्रॉब्लम, रिमेन बनी हुई प्रॉब्लम होती है एक्जिमा। और अगर हम पिछली पुरानी बातें याद कर लें तो फियर जो है वो साइकोटिक होता है, फियर ग्रोथ पैदा करता है, फियर थिकनेस पैदा करता है। तो बिल्कुल हो सकता है। हाँ, अगर इसको अर्टिकेरिया हो रहा है, अचानक एनाफाइलेक्टिक शॉक टाइप में चला जा रहा है, तो वो फिर सोरोसिफिलिटिक हो जाएगा, क्योंकि वो बना तो है नहीं। वो तो सन में गई और अचानक उसको या कहीं ऐसे ट्रैक उसका हुआ, वो पानी में नहा ली, पानी से उसको डर था, तो वहां उसको अगर एलर्जी है तो वहां उसको एलर्जिक वैसी आएगी। वो जो होता है एंजियोडीमा करके जो होता है ना, अर्टिकेरिया, वो आएगी। तो एक्जिमा हो सकता है, उसके पीछे फियर हो सकता है। ये मेरे को उसकी थिकनेस की वजह से स्किन मोटी रहती है। हाँ, मैं फियर का मतलब वही बात वो हो रही थी कि फियर से लंग अफेक्टेड आएंगे, लेकिन कभी कभी फियर ये मेरे को दोबारा ऐसे छुएगा तो हम खाल मोटी कर सकते हैं क्योंकि अंदर सेंसिटिविटी है, या इस तरह से मेरे को छुआ गया था वो डर, वही आपकी बात, तो वो उसको सेंसिटिविटी को कम करने के लिए यहाँ से ऑर्गन वाइज अगर बात करें, अमित पाल को आप समझा मैं अमित पाल कहाँ थे बेसिकली। यहाँ फियर फ्राइट रिमेन्स ना डायरेक्ट रूब्रिक नहीं रहेगा, क्योंकि फियर में लंग जुड़ेगा। यहाँ सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट है, एक बात। दूसरी बात, मैं जो उठा गया था अमित पाल, मैं जो उठाया था अमित शर्मा के भाव को, मैं उठाया था रिमेनिंग कोई भी चीज है तो वो कॉन्फ्लिक्ट ट्रैक को रिप्रेजेंट करती है। मैं ये कह रहा था, अगर आपके साथ बचपन में कोई घटना हुई और वो आज भी कॉन्फ्लिक्ट ट्रैक के रूप में बनी हुई है, तो वो सिचुएशन रिमेनिंग तो है ही आपके अंदर। यहाँ पर वो भी लगा सकते हैं, डिल्यूजन इंजरी रिसीवेबल। मैं वहां जाता हूँ तो मुझे चोट लगेगी ही, मुझे चोट लग जाएगी, क्योंकि पहले लग चुकी है। बेकरी पे गया तो मुझे डिल्यूजन इंजर्ड
करके या जो भी है, लेकिन हाँ ये सब चीजें एक दूसरे के आसपास आ रही हैं, फिक्स कोई नहीं है, लेकिन एक एक दायरे आ रहा है। जैसे अमित शर्मा ने कहा एक जोन में पहुंचे हम, वहां से बाहर हम निकले। अब तुमने बोला कि फियर ऑफ इंजरी, रिसीव्ड इंजरी हो सकता है, लेकिन बात यह है कि कॉमन सबकी कि अगर चीज बनी हुई है, किसी कॉन्फ्लिक्ट ट्रैक कोई बना हुआ है, तो रिमेनिंग वाले जो रूब्रिक्स हैं, जैसे उनमें एक एग्जांपल जैसे वो है फियर फ्राइट रिमेन, या कोई और चीज रिमेनिंग वाला भाव आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट ट्रैक होने के नाते। फ्राइट को लेके मैं थोड़ा सा वो हूँ कि फ्राइट स्किन पे नहीं जाएगा। नहीं वो तो हम समझ गए, आपने बहुत अच्छे से पकड़ा था, हम देर से समझे। फियर और फ्राइट उसके लंग्स पे जाएगा, मान लो। उसके जो हम फियर को सुनते चले आए हैं अब तक बड़े सर के माध्यम से, कि फियर जो है वो जनरली लंग्स को अफेक्ट करता है, चाहे उसे अलग, तो उसका एलर्जी का अस्थमा हो जाएगा। और ले लो चलो, अगर किसी को स्किन डर्मेटाइटिस नहीं हुई और वो वहां जाती है समुद्र के किनारे और उसको जो है अस्थमेटिक अटैक आ जाता है, तो उधर आ गया अब वो, अब उससे ऐसे जोड़ दो, है वो भी एलर्जिक दोस्त, एलर्जिक अस्थमा, लैरिंजियल अस्थमा उधर आ जाएगा। अमित भी समझ रहा हूँ मैं तुम्हारी भी, मैंने वही कहा फियर के लिए। लेकिन अब एक बात समझो, फियर और सेपरेशन तो स्किन पर आएगा ना, कि मेरी माँ छूट जाएगी तो स्किन पर दिक्कत आएगी। हमारे को समझना ये है कि आपको दिक्कत क्या हो रही है, वो मुझसे दूर ना हो जाए या वो मुझे बैड टच ना कर दे। हमारी बात ये है, हमारे को रूब्रिक उठाना है प्रोसेस का। बॉस की बात समझने की का यहाँ पर आ गई कि ट्रैक बन गया, यानी कि कोई ना कोई चीज उसके दिमाग में अटकी रह गई, वो पुरानी बात उसके दिमाग में अटकी रह गई, तभी तो उसने ट्रैक बनाया। हमारे को रूब्रिक को तो प्रोसेस के रूब्रिक को उठाना है। वो पैथोलॉजी क्या है, पैथोलॉजी क्या बनेगी वहां जाके, ये आपके वो बता देगा रूब्रिक। बेसिकली मुझे बड़ा अच्छा सा लगा आपकी बातों को सुनते सुनते। अगर वो बीच पे गई तो बीच पे जाने के बाद लोगों को अस्थमेटिक अटैक भी आता है। बीच पे जाने के बाद आपको स्किन की एलर्जी भी आ सकती है। बीच समुद्र के पानी में नहाने के बाद आपको जॉइंट पेन भी आ सकता है वहां जाने के बाद। तो अब ये तीन बातें, तीनों अलग अलग भाव को पकड़ लोगे आपके, इसे वहां ये हुआ था इसके साथ। हाँ जी, उसके साथ अगर स्किन पे एलर्जी आई थी तो सेपरेशन को फील किया था, वहां जाके अगर अस्थमा टाइप का कुछ हो जाता, लंग से इन्वॉल्व हो जाता, वहां ये डरी थी, है ना। तो ऐसे बहुत अच्छी वो ये क्लियर हो जाएगा अमितपाल। अब शायद आप हमारे साथ आ गए हो अमितपाल, अब आप हमारे साथ जुड़ गए हो और बहुत अच्छे चले आप। एक आंख बंद करके तो खैर नहीं लगाते, लेकिन देखो बातें ऐसे ही क्लियर होती हैं। लेकिन मेरा भाव सबसे ज्यादा रिमेन, जो अब अमित शर्मा कह रहा है ना कि कुछ भी है भाई, इसका मतलब अटक रहा है अभी पिछला, तो उसमें एक रूब्रिक वो इसको इसके साथ साथ चलता है एक तरह से। वो हर जगह तो नहीं लगेगा दोस्त, ये आपकी बात सही है। फेस में कह रहे हैं हीलिंग फेस होगी यहाँ, रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट कॉज्ड बाय ट्रैक्स, रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट कॉज्ड बाय ट्रैक्स। वो जो ट्रैक्स हैं उसकी वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट रिकर करेगा। और ट्रैक्स के बारे में हम सब लोग जानते ही हैं, एक बार बस यहाँ मैं बोल दूं, इस बार जरूरी नहीं है कि वहां वो हादसा सेम घटना हुई हो कहीं भी। वो जो ट्रैक अंदर है वो अपने आप ही ट्रिगर हो जाता है उस लोकेशन पे, उस सर्कमस्टांस, उस लोकेशन पे जाने के बाद। तो कई बार लोग कहते हैं यार वहां ऐसा तो हुआ ही नहीं, इसने तो वहां कुछ अब ये तो किनारे खड़ा रहा है तो नहाया भी नहीं। पिछली बार जब नहाया था तो इसे दिक्कत हो गई थी, लेकिन अब की बार जो हमारे साथ गया तो दूर दूर तक नहाया नहीं, इसे फिर भी परेशानी नहीं होगी। नहाना जरूरी नहीं है, उसको ट्रैक बना हुआ था, उस लोकेशन पे गया तो वो रिकर हो गया। रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट में आदमी बिना उस घटना के दोबारा दोहराए जाने के बाद भी फंस सकता है ट्रैक होने की वजह से। रिमार्क में कह रहे हैं एलर्जीज आर नॉट सिस्टमेटिक इलनेस बट वार्निंग साइंस ऑफ नेचर। जितनी भी एलर्जीज हैं वो कोई सिस्टेमिक इलनेस नहीं है कि ब्लड में एनर्जी होगी, लंग्स में एनर्जी हो गई। एलर्जी को किसी भी सिस्टम की बीमारी से ना समझा जाए, ये एक वार्निंग साइन है नेचर का। एलर्जीज ऑलवेज फंक्शन
ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैक। एलर्जी जो है हमेशा कार्यवाहित रहती हैं ट्रैक्स के हिसाब से। फाइंडिंग द ट्रैक्स रिक्वायर्स प्रिसाइज डिटेक्टिव वर्क। यहाँ ट्रैक को खोजना एक यहाँ प्रिसाइज डिटेक्टिव वर्क की आवश्यकता होती है। बड़ी बारीकी से आपको ट्रैक यहाँ खोजना होता है एलर्जीज के केस में। द कॉन्फ्लिक्ट ऑलवेज हैज डू विद द सब्सटेंस टू विच वन इज एलर्जिक टू। कॉन्फ्लिक्ट हमेशा वही मिलेगा, उसी सब्सटेंस के साथ काम कर रहा होगा जिसके प्रति वो वहां एलर्जिक होगा। तो इसलिए जो ये एलोपैथिक डॉक्टर्स जो एलर्जी का इलाज करते हैं ये भी सर्च करते हैं कि आप ये बताओ क्या खाने से होती है आपको, ये बताओ आप क्या क्या करते हो जब ये होता है। आप खीरा खाते हो तब होता है, आप नहा लेते हो क्या तब होता। फिर ये इनका काम होता है कि आप उसे खाने को ही मत खाओ, उससे बचाने की कोशिश रहती है इनकी। बल्कि जबकि हमारी होगी कॉन्फ्लिक्ट ट्रैक को सर्च करके उसके परसेप्शन को रिमूव करने के लिए ट्रीटमेंट करने की। समथिंग ड्रामेटिक ऑब्लिक अनप्लीजेंट हैपेंड व्हाइल हैविंग कॉन्टैक्ट। कुछ ऐसा ढूंढो कि कुछ ऐसा ड्रामेटिक या अनप्लीजेंट हुआ था जब इसके साथ कांटेक्ट में आया कोई चीज। वो चीज आपको सर्च करनी ही होगी। इसके लिए आपको प्रिसाइज डिटेक्टिव वर्क की तरह काम करने की जरूरत है उस ट्रैक को खोजने के लिए, ये कह रहे हैं अहमद साहब। थेरेपी में कह रहे हैं डिटरमाइन द कॉन्फ्लिक्ट और ट्रैक एंड पॉसिबल रिजॉल्व देम इन रियल लाइफ सो दैट द एसबीएस कम्स टू एन एंड। कॉन्फ्लिक्ट ट्रैक को डिटरमाइन करो, संभव हो सके तो उसे रिजोल्व करो रियल लाइफ से, ताकि वो एसबीएस दोबारा से ना आए, उसका एंड हो जाए, वो रिकरेंट ट्रैक एक तरह से रिजोल्व हो जाए वहां से। विटामिन D3 कोलोइडल गोल्ड। इफ दिस डज नॉट वर्क अवॉइड द एलर्जेंस। जब ये कुछ काम ना करे तब उस एलर्जेंस से अवॉइड करो जिनसे वो एलर्जी होती है। एक बात। दूसरी बात फिर यहाँ एक वो खड़ी होती है अमितपाल भाई, ये कह रहे हैं डिटरमाइन द कॉन्फ्लिक्ट ट्रैक और उसे रिजोल्व करो, जबकि ये सबकॉन्शियस पे चला गया। आप जितने भी ट्रैक्स हैं ये कॉन्शियस ब्रेन का पार्ट नहीं होते, ये सबकॉन्शियस ब्रेन को होते हैं। और सबकॉन्शियस ब्रेन के पार्ट को आप काउंसलिंग के थ्रू तो कम से कम नहीं कर सकते जल्दी से रिजोल्व। इसके लिए तो एक प्रॉपर रेमेडी चाहिए जो उसके सबकॉन्शियस को डील करे, बॉडी को डील करे। या फिर बंदा खुद ही बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर की नॉलेज लेके उसके प्रति अवेयर हो जाए, उसका वो रिजोल्व हो जाए, फिर वो दूसरी बात है। सर इसमें जो सब कॉन्शियस में चला गया तो उसको वो ट्रैक करना आसान मतलब कैसे हो, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता होगा कि मुझे मेरे को ये दिक्कत। हाँ तो वो हम कोरिलेट करते हैं डॉक्टर श्रेय, हम कोरिलेट करके तो हम ट्रैक कर लेते हैं कि भाई इसको वहां जाके होता, तो हम फिर हिस्ट्री पूछते हैं तुझे क्या हुआ था वहां। तो हमारा तो काम ऐसे निकल जाता कि भाई इसे वहां हुआ था, उसको कॉन्फ्लिक्ट ट्रैक बन गया जिसकी वजह से वहां जाने के बाद बार बार बीमार पड़ता है, ये हमारा तो काम उससे बन गया। लेकिन बात यह है कि हम उसे वहां काउंसलिंग करें, उसे समझाएं, उसे अपनी तरफ से सांत्वना दे, कुछ भी करें, ये काम नहीं करेगा। वहां काम करेगी राइट स्टिमुलस, या तो रेमेडी के रूप में या फिर बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर के खुद की स्वीकार्यता के बाद काम बनेगा, जब वो खुद स्वीकार कर लेगा कि हाँ यार मैं बेकार ही डर रहा था। तो खुद को कई बार हमें सिचुएशंस हमें अवेयर करती है ना डॉक्टर श्रेय। आप मुझे मान लो मैं कहीं से निकलता हूँ और मुझे जो है बड़ी दिक्कत लगती है, फिर पता चला मैंने देखा कि कई सारे लोगों को ऐसी दिक्कत होती है, मैं अकेला नहीं हूँ यार, ये भी तो जी रहे हैं, तो मैं हो सकता है इस तरह से मेरा वो ट्रैक रिजोल्व हो जाए। तो ट्रैक रिजोल्व होने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो ये काउंसलिंग वाला है ये थोड़ा सा इसलिए टेढ़ा लग रहा है क्योंकि जब हम ऑर्गेनल में पढ़ते हैं इमोशनल डिजीज, मेंटल एंड इमोशनल, तो वहां ये बताया गया है कि जब आपका सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाती है कोई भी परसेप्शन, तो कॉन्शियस ब्रेन से वो हट जाता है। बड़े सर ने भी बताया था
वो बॉडी के ऊपर चला जाता, फिर वहां कॉन्शियस ब्रेन का अपनी कोई कमांड नहीं रहती, वो ऑटोमेटिक उसमें चला जाता है प्रोसेस में। तो इसलिए हम बीमार पड़ जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि कॉन्शियस ब्रेन के बाहर हो जाता है वो मसला, उसको गवर्न करने लगती है बॉडी, और बॉडी को बोला जाता है सबकॉन्शियस ब्रेन, ये सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो इसमें वैरी करेंगी कुछ जो हल्की फुल्की चीजें हैं वो हो सकती हैं जो अभी पूरी तरह से स्ट्रक्चरली रूप में नहीं आई है। एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल अमित शर्मा भाई ने भी बताया था एक बार, और आया था कहीं डिस्कशन में, आपको पता है उसको मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूं कि किसी को लगा कि मैंने छिपकली खा ली, तब से वो पीला पड़ने लगा, ये लिखा हुआ है किसी लिटरेचर में, और सूखता चला गया कि मैं तो छिपकली खा ली पेट में, अब मैं बचूंगा नहीं ऐसे। तो फिर कुछ समझ गया कि इसके दिमाग में कुछ ऐसा वो गलतफहमी या कुछ फंसा, तो किसी सूझबूझ वाले डॉक्टर ने उसको एक तरह से वो करा, एक छिपकली मंगा ली, उसे उल्टी की दवाई दे दी, और जैसे उल्टी लगी तो वो छिपकली छुपके से उसमें डाल दी उसके वोमिटस में, तो देख निकल गई, तो उसका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया डॉक्टर श्रे। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कैसे हो जाए ये भी गजब की बात है, लेकिन समझाने समझाने का मसला उतना काम नहीं करता, क्योंकि समझाने का काम हमारा कॉन्शियस ब्रेन तक सीमित होता है जी। हाँ, हमारी समझ बूझ जो है वो कॉन्शियस ब्रेन तक रहती है, सबकॉन्शियस ब्रेन हमारी हैबिट्स में आ जाती है, हमारे एडिक्शन में आ जाता। तो ये यहाँ तक था है भाई। समझाने का काम बस फिजियोलॉजिकल बायोकेमिस्ट्री चेंज होने की। हाँ, फिजियोलॉजी तक बायोकेमिस्ट्री तक जो है वो उसका दायरा है। बिल्कुल बहुत सही बात कही आपने। और उसमें भी बंदे का अपना अफर्मेशन है, अपना, जब तक वो खुद स्वीकार नहीं करेगा ऑर्गेनिज्म, तब तक आप उसे नहीं समझा सकते। आप देखो ना, आर्सेनिक को समझाते रहो, चाहे बायोकेमिस्ट्री है चाहे पैथोलॉजी, तो और जिसके उतर गई, जिसके समझ में आ गई, उसकी बड़ी से बड़ी पैथोलॉजी भी रिजोल्व होती देखी गई है। निर्मल बाबा थर्ड आई आया करता था पहले डॉक्टर श्रे, निर्मल बाबा थर्ड आई, हालांकि वो बंद कर दिया गया बाद में कि ये फ्रॉड है, ये है, वो है, लेकिन वहां कई लोग बोलते थे बाबा जब से आपने उपाय बताया हमारी गांठ खुल गई, बाबा जब से आपने बताया हमारा ये हो गया। तो हम भी यही सोचते थे, अमित पाल से मेरी बात हुई थी, मैंने कहा यार बात ऐसा है, अगर वो बोलते थे तो उनके आदमी मान लो नहीं भी होते थे, कई बोलते थे उन्हीं के आदमी होंगे वो, लेकिन हमारी ये क्लियरिटी जब हुई डॉक्टर श्रे, जब हमने ये देखा कि वो भोले लोग होते थे जनरली, भोले भाले, और बाबा पे इतना समर्पण था उनका कि बाबा ने ये कह दिया कि यहाँ खड़ा हो जाएगा तेरा काम बन जाएगा, उन्होंने मान लिया अंदर तक, फिर वो, और मानने से उनमें बदलाव आ गया। ये प्रोसेस है नेचर में। बस बात ये थी कि वही बात है कि वो उनके इन्फ्लुएंस में कितना ज्यादा थे, और उन्होंने उनकी बातों को पूरी की पूरी तरह मान लिया, समर्पण, संपूर्ण समर्पण, बिल्कुल पूरी तरह मान लिया। तो उस तरह के थॉट प्रोसेस से बॉडी में उनके वही चेंजेस आने लगे। इसलिए कह रहे हैं आर्सेनिक में आ ही नहीं सकता, आर्सेनिक में नहीं आवे, किसी और इंटेलिजेंट रेमेडी में नहीं आवे जो बारीक सोचती है, काली में नहीं आ सकता। तो मई के महीने अभी तो हटी नहीं, तो फिर मैं सही कैसे हो जाऊंगा? फिर वो पूरी तरह से तो जाता नहीं। जिसने लॉजिक लगाया वो नहीं होगा सही। हाँ जी, बस सीधी सी बात है, लॉजिकल ब्रेन जिसके पास मजबूत है वो नहीं होने का ठीक। सर इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं या जो पेट्स होते हैं तो वो उतना ज्यादा लॉजिकल रैशनल थिंकिंग नहीं रखते। आप तो देखो ना, बच्चा गिर जाता है डॉक्टर श्रे, बच्चा गिर जाता, माँ फूंक मार देती है, ले हो गया ठीक, बच्चा ठीक, बच्चे का दर्द वाकई कम होता है, वैसे थोड़ा ही मामला है, वो ठीक होता है। बच्चे के चोट लग गई और आपने हाथ उसका पकड़ा और उसमें फूंक कर दिया, फूंक मार दी, ले। तो ये काम करती है ये चीजें अमित। और देखो ना, उससे पहले वो कितनी तेज तेज रो रहा होता है, आए 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 करता रहता है, और माँ ने फूंक मारी, हाथ से कुचकारा करा, शांत हो जाता है बच्चा एकदम, क्योंकि उसे पता है कि माँ ने कर दिया इलाज, मान रखी उसने अंदर से। हाँ जी। तो ये सब काम करती है नेचर में यार, गजब ही है नेचर ना, कहीं फिक्स नहीं है इसमें, कुछ भी हो सकता है।
आप अपनी क्लिनिक पे देखो भैया, जो 8-8 10-10 साल से पुराने पेशेंट आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं, कोई एक्यूट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो बहुत से उनमें से ये बोलते हैं डॉक्टर साहब आदमी तो आपसे मिलके आपसे बात करके चीजें ठीक हो जाती है, आराम से लग जाता है। हाँ, बहुत से पेशेंट बोलते ये हैं वाली कि बात है। और दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता दूं, तुरंत हाँ करोगे, अमित शर्मा, अमित पाल भाई, डॉक्टर से जो लोग क्लिनिक कर रहे हैं, जो जितना ज्यादा दिमागदार मरीज आवे वो हमसे सही नहीं होके देता। किसी से भी सही नहीं और होगा। हम उससे बोलते हैं भाई चुपचाप तू विश्वास करके दवा खाएगा जब भी तो ठीक होगा। तू अगर 70 सवाल हम्म। पूछेगा हमसे हाँ। तो वो अक्सर मैं देखता हूँ वो पेच फंसे रहते हैं उनके। और हाँ। बस जो भरोसा करते हैं वो ये कहते हैं डॉक्टर साहब तुम एक पुड़िया दे दो, बस देखो तुम्हारी पुड़िया दम हाँ से वो दे दो। हाँ ये कई बार कहते हैं, हमसे कहते हैं कि वो मतलब मजाक मजाक में, अरे वो आपके जादू वाली पुड़िया निकालो या नीचे से पुड़िया निकालो, उन्हें ये लगता है कि ऊपर रख रखी। तो ये तो वो बात है कि आप किसके ऊपर कितना बिलीव कर रहे हैं। बच्चे के लिए उसकी दुनिया माँ है, उस टाइम उसे पता है कि बच्चे को माँ हो गई है। सब कुछ और माँ है। इसको इवोल्यूशन में चले जाएंगे। कल मैं पढ़ रहा था, या ये सब चीजें होती है समर्पण। इसी को समर्पण कहते हैं। एक हाँ बच्चे का माँ के लिए, एक शिष्य का गुरु के लिए, एक बीमार का अपने चिकित्सक के लिए, कि हाँ, वो जब पूरे भरोसे से समर्पित कर देता है तो फिर उसे पता है कि भाई ये अब जो कहेगा ये मेरे लिए बिल्कुल सही कह रहा है। जिसका जितना समर्पण होगा उतना ही वो काम बन उतना जाएगा। ही। हाँ जी, हाँ उतना ही काम बन जाएगा दोस्त। हाँ मेरे जी। मेरे पास एक बंदा आया, कहने लगा डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान था जिंदगी में, बहुत ही ज्यादा। और मैं वहां गया खाटू श्याम बाबा के वहां, और मैंने वहां जाके बस हाथ उठा दिए कि बाबा अब तू ही जान, जो करना तुझे ही करना। मैं पूरी तरह से निराश होके गया था। तब से मैं वहां गया, बाबा ने मेरी कमान संभाल ली। क्यों? क्योंकि वहां पूर्ण समर्पण के साथ चला गया भाई वो उस दिन। और ये यह हाँ जस्ट इसका उल्टा है, यहाँ तो समर्पण जिससे छोड़ दिया वो उसका होना ही होना है। हाँ। और आप देखिए क्लिनिक पे कभी भी अपने, जो मरीज ज्यादा सवाल पूछ रहा है या ज्यादा सवाल दिमाग में आ रहे हैं, वो टिकेगा ही नहीं आपके पास ना दवाई वो के लिए। टिका है ना वो जल्दी से सही होगा भैया। ये भाई बात है। तेजी से हाँ जो ज्यादा मैं मरीज को सोच लेता हूँ ये भैया ये अगली बार आएगा नहीं, या आ गया तो एक आध बार और दर्शन देगा, उसके बाद आएगा नहीं। हाँ हाँ, आपका जो ऑब्जर्वेशन है, एक लेवल पे पहुंच जाते हैं हम लोगों को देखते हुए। और इवन इसको कैसे हैंडल करना वो भी जान जाते हैं फिर हम। मलिक सर किसी को प्यार से बोलते हैं, किसी को शुरू से ही उसे रखते हैं एक तरह से टाइट करके। तो जानते और हैं कि ये उसी को कैसे टिकेगा, ये टाइट रहने से टिकेगा, ये प्यार से टिकेगा। तो ये बिल्कुल फिजिशियन की क्वालिटी भी बढ़ती है दोस्त इन सब चीजों से। तो एक और कर लेते हैं दोस्त। बिल्कुल तो जी बिल्कुल। सोराइसिस है, नेक्स्ट हेडिंग है। एसबीएस ये सेम है इसका भी। एसबीएस ऑफ द स्किन एपिडर्मिस है, और सेम एसबीएस है तो कॉन्फ्लिक्ट भी सेम होगा। सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट, वांटिंग और नॉट वांटिंग टू हैव स्किन कॉन्टेक्ट, सोराइसिस में भी। एग्जाम्पल दे रहे हैं, सोराइसिस सिंस चाइल्डहुड, ब्रैकेट में कह रहे हैं रिपोर्ट ऑफ यंग वुमेन इन इंस्पेक्टर आई फोरम। ये कोई है, सोराइसिस सिंस चाइल्डहुड से थी, ये रिपोर्ट दी है किसी रिपोर्ट है किसी यंग वुमेन की। कह रहे हैं आई, उसने जब रिपोर्ट करा, कह रही आई वाज बोर्न जस्ट आफ्टर जस्ट 7 months। मैं पैदा हो गई थी 7 महीने में। दस आई वाज टू स्मॉल एंड टू लाइट, इसलिए मैं बहुत ही छोटी थी और बहुत ही हल्की फुल्की थी। नेवरथलेस आई ब्रेव्ड थ्रू इट ऑल विदाउट नोटिसेबल डैमेज। उसके बावजूद भी मैं बड़े साहस के साथ इस सब के बाद भी बिना नोटिसेबल डैमेज के मैं रही एक तरह से। आई वॉज नाइदर फिजिकली हैंडीकैप्ड नॉर मेंटली रिटार्डेड। ना ही तो मैं 7 महीने में जब पैदा होने के बावजूद ना तो मैं हैंडीकैप रही फिजिकली, ना मैं मेंटली रिटार्डेड रही। बट समथिंग टेल्स मी दैट दिस बर्थ वॉज टू अर्ली फॉर मी पर्सनली, that for a long time I vegetated without protection and security.
परंतु मुझे ये बताया गया या मुझे जब मुझे कहा गया कि जब मैं जन्म हुआ था मैं बहुत जल्दी, मेरे लिए जो पर्सनली मेरे लिए ये बात रही कि मैं बहुत जल्दी जो जन्म ले ली थी, इसकी वजह से मुझे लंबे समय तक मैं एक तो वेजिटेटेड रही, यानी कि आईसीयू में जो रखते नर्सरी में बिल्कुल बिना किसी, और मैं प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी में भी नहीं थी उस समय। नोबडी वाज विद मी ड्यूरिंग दोज आवर्स, और उन दिनों में मेरे साथ कोई था ही नहीं, ऐसा इसे बताया गया। आफ्टर अबाउट हाफ ए ईयर माई मदर पुट मी इन ए चिल्ड्रंस होम। आफ्टर अबाउट हाफ ए ईयर मेरी माता ने मुझे चिल्ड्रंस होम में रख दिया। इन द मीन टाइम आई हैड ए ब्रोकन आर्म बिकॉज माई ओल्डर सिस्टर पुश्ड मी फ्रॉम द सोफा। इस बीच में मेरी बाजू टूट गई क्योंकि मेरी जो बड़ी बहन है, ओल्डर सिस्टर है, उसने मुझे धक्का दे दिया सोफा से। बिकॉज दैट शी वांटेड टू सफोकेट मी विद ए पिलो। अच्छा, बिफोर दैट शी, और उससे पहले वो मुझे सफोकेट कर, मेरा दम घोटने वाली थी पिलो से। आई वॉज नॉट इन द होम फॉर लॉन्ग, आई सून वॉज अडॉप्टेड। आई वॉज नॉट इन द होम फॉर लॉन्ग, लंबे समय से मैं घर में भी नहीं थी। आई सून वॉज अडॉप्टेड, मुझे जल्दी ही अडॉप्ट किया गया वहां। कह रहे हैं फिर, माई फादर वॉज ए वेरी लविंग पर्सन, माई मदर वॉज मोर द रेशनल टाइप। मेरे फादर तो लविंग पर्सन थे लेकिन मेरी माँ रेशनल टाइप थी। द मैरिज ब्रोकअप आफ्टर 5 और 6 ईयर, 5 या 6 साल के बाद ही उनकी मैरिज डिजोल्व हो गई थी। आई हैड टू स्टे विद माई मदर, मैं अपनी माँ के साथ रही फिर। इट वॉज ऑल अबाउट हर, इट वॉज ऑल अबाउट हर, ये सब उसके बारे में उसने बताया। एक तरह से यहाँ बताया जा रहा केस में, कह रहे नो बडी पेड एनी अटेंशन टू मी, किसी ने मेरी तरफ ध्यान दिया ही नहीं। माई ग्रैंड पेरेंट्स वर ओनली इंटरेस्टेड इन माई मदर, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को इंटरेस्ट मेरी माँ में था केवल। ए सिंगल वुमन विद ए चाइल्ड, नो दैट कांट वर्क, नो बडी केयर्ड दैट माई हार्ट वॉज ब्लीडिंग, किसी को कोई केयर नहीं थी कि मेरा दिल रो रहा है एक तरह से, या ब्लीडिंग हो रहा, घाव हो रहे मेरे मन में, मेरे दिल में। अगेन आई वॉज वेरी मच अलोन, मैं फिर से बिल्कुल अलग हो गई उस कंडीशन में जब माँ के साथ रही, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ दूसरों। कह रहे सून आफ्टर दैट माई मदर मेट ए न्यू मैन, तो फिर कुछ जल्दी मेरी माँ को कुछ नया व्यक्ति मिल गया। दे वर टुगेदर फॉर 1 ईयर एंड वांटेड टू गेट मैरिड, वो एक साल तक साथ रहे, फिर वो शादी करना चाहते थे। ही लेफ्ट हर डे बिफोर द वेडिंग, वो छोड़ के चला गया वेडिंग से एक दिन पहले। आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड कॉलिंग हिम पापा, मैं उसे पापा कहने लगी थी ऑलरेडी। ब्रैकेट में कह रहे हैं विच वॉज नॉट इजी फॉर मी, जो मेरे लिए आसान भी नहीं था, फिर भी मैं उसे पापा कहने लगी थी, वो छोड़ के चला गया। देन केम द थर्ड मैन, फिर तीसरा व्यक्ति आया। द वन आई नो कॉल माई फादर, द वन आई नाउ कॉल माई फादर, जिसको मैं अपना अब फादर बोलती थी। फॉर ही एक्टेड एज ए फादर फॉर द लॉन्गेस्ट इन माई लाइफ, फिर उसने लंबे समय तक एक फादर की तरह मेरे लिए मेरे जीवन में काम किया। एंड देन एज इट वॉज बॉन्ड टू बी, दिस मैरिज ब्रोकअप टू, और जैसे ये बॉन्ड बना तो ये मैरिज भी टूट गई फिर। आई वॉज ऑलरेडी आउट ऑफ द हाउस एंड हैड माई ओन लाइफ बट इट स्टिल ईट एट मी। आई वॉज ऑलरेडी आउट ऑफ द हाउस, मैं ऑलरेडी आउट ऑफ द हाउस थी। एंड हैड माई ओन लाइफ, और मेरी अपना जीवन था, अपनी जिंदगी थी। बट स्टिल ईट्स एट मी, फिर भी शायद कह रही है कि फिर भी ये मुझे खाया जा रहा था, या ये चीज। कह रहे 3 months अगो आई लॉस्ट माई बेबी इन द 10th वीक, 3 महीने पहले मैंने अपना 10 हफ्ते का बच्चा भी खो दिया।
ए मूविंग स्टोरी, सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑनवर्ड्स, सम एक्टिव सम इन हीलिंग। अब इस केस में क्या बता रहे हैं ऑथर कि ये एक मूविंग स्टोरी जो है इसकी सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट की, ये शुरू से ही शुरुआत है, चलती जा रही है। कुछ तो एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे, कुछ हीलिंग वाली स्टेट है भैया अमित? हाँ जी सर। इस पूरी कहानी में डॉक्टर सरे हीलिंग भी है, हाँ जी, और एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव भी है। तो कुछ इसमें हाँ ये जी, ऐसा एक मिक्स केस उन्होंने एग्जाम्पल बताया सोराइसिस के पीछे, ये सोराइसिस की जड़ में बताया भाई। और सोराइसिस में भी हीलिंग पैच भी आवे और नए नए पैच भी बनते रहे। तो सोराइसिस की पिक्चर है ये साइकी के ऊपर। नेक्स्ट एग्जांपल में कह रहे हैं कि द 64-year-old राइट हैंडेड डाइवोर्स पेशेंट हैज ए ग्रॉन डॉटर विद whom he had a wonderful relationship। 64-year-old है, राइट हैंडेड है, डाइवोर्स पेशेंट है, जो अपनी ग्रॉन डॉटर के साथ है, जिसके साथ बहुत ही वंडरफुल रिलेशनशिप में है वो। वन डे या रिलेशनशिप में था। वन डे द डॉटर मीट ए मैन दैट द पेशेंट डजंट अप्रूव ऑफ एट ऑल। एक दिन बेटी एक ऐसे व्यक्ति से मिली जिसको ये पेशेंट कभी भी बिल्कुल अप्रूव नहीं करता था, बिल्कुल स्वीकार नहीं करता था उस व्यक्ति को। एज सच द डॉटर डिस्टेंसेस हरसेल्फ फ्रॉम हर फादर। और इसकी वजह से फिर डॉटर ने एक दूरी मेंटेन करनी शुरू कर दी अपने फादर से, जिससे फादर चला गया। ये पेशेंट सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट, वांटिंग टू गेट रिड ऑफ द डॉटर्स बॉयफ्रेंड। देखो बेटी दूर हो रही है, लेकिन पापा ने बेटी से अभी कोई ग्रजेज नहीं है। इसको सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट था इस पेशेंट को कि ये मेरी बेटी से इसका बॉयफ्रेंड दूर क्यों नहीं हो रहा, दूर हो किसी तरह से। ये गेट रिड ऑफ द डॉटर्स बॉयफ्रेंड आ गया, जिसकी वजह से कह रहे हैं सीवियर सोराइसिस ऑन द आउटर साइड ऑफ बोथ लोअर लेग्स ड्यू टू रिलैप्सिस। सीवियर सोराइसिस हुई चूंकि आउटर साइड पे हुई, दोनों टांग पे, तो और रिलैप्सिस होने के कारण, तो यही बात इस बात की तरफ संकेत करती है कि गेट रिड ऑफ द डॉटर्स बॉयफ्रेंड चाह रहा था वो। और अगर यही फ्लेक्सर साइड में होती तो ये तो बेटी को अपने पास बुलाना चाह रहा था। बेटी को पकड़ के रखना चाह रहा था, बेटी चली ना जाए छोड़ के, बेटी को कोई छीन ना ले। तो साइड एकदम डिसाइड कर देती है डॉक्टर से, देखो कि क्या चल रहा होगा इसके दिमाग में, और यहाँ जस्टिफाई हो गया। फेस कह रहे हैं टू सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट्स ओवरलैप ईच अदर ऑन द सेम एरिया ऑफ द स्किन, वन इज इन हीलिंग एंड अदर इज इन कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटी। ये है सोराइसिस की पिक्चर। फिर से बोल रहा हूं, दो सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट चलेंगे सोराइसिस में, एक ही सेम एरिया पे। एक तो हीलिंग में रहेगा जहां रेड स्किन होगी, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटी में होगा जहां स्केलिंग होगी। जब तक स्केलिंग हो रही है सोराइसिस में डॉक्टर सर, भाव आ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट अभी एक्टिव है। जहां स्किन रेड होने लगी, स्केल्स खत्म होने के बाद रेड स्किन पड़ने लगी, भले ही स्वेलिंग है, यहाँ भी इडिमा है भले ही, तो वो हीलिंग स्टेट ऑफ सोराइसिस है। ये पॉइंट उठा लें हम सब लोग। जब हमारे सामने कोई सोराइसिस का पेशेंट बैठा है और हम देख रहे हैं कि इसके स्केल्स खत्म हो गए हैं और रेड स्किन हो रही है, भले ही वो ठीक है, स्वेल्ड अप है, ये बंदा हीलिंग की तरफ है। रिमार्क में कह रहे हैं कंसिडर हैंडेडनेस राइट और लेफ्ट एंड साइड आल्सो कंसिडर, मदर चाइल्ड और पार्टनर की, या लोकल कॉन्फ्लिक्ट को भी यहाँ कंसिडर करें। द अनअट्रैक्टिव प्लेसेस कुड हैव ए डिसफिगरमेंट कॉन्फ्लिक्ट एज ए कंसिक्वेंस। जो अनअट्रैक्टिव प्लेसेस हैं वो डिसफिगरमेंट कॉन्फ्लिक्ट के शिकार हो सकते हैं परिणाम स्वरूप। पुट अवे द मिरर, शीशे को दूर रखें। कहते हैं ना, कितनी बार शीशा देखती हो आप? जितनी बार भी शीशा देखोगे आप अनअट्रैक्टिव लगोगे तो डिसफिगरमेंट कॉन्फ्लिक्ट में पहुंच जाओगे, और डिसफिगरमेंट कॉन्फ्लिक्ट में पहुंच गए तो फिर वो आ जाएगा, डर्टी वाला भी आ सकता है, फिर उधर वो डिफाइलमेंट वाला भी आ सकता है, डिफाइलमेंट वाला भी आ सकता है डिसफिगरमेंट कॉन्फ्लिक्ट में जाके, अमित है ना।
बॉस डायरेक्ट रूब्रिक है ना, डेल्यूजन रैज शी लुक्स व्हेन लुकिंग इनटू द मिरर। हाँ, डेल्यूजन अगली, डेल्यूजन अगली भी यही हाँ है। हाँ यही है बिल्कुल जी, हाँ, मिसअप्रिएबल सारी की तो सारी। ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा। और फिर एक मिरर तो दूर कर दोगे, लेकिन पड़ोसियों को क्या कैसे करोगे अमित शर्मा? अरे तेरे तो ये एक हाँ और जी हो वही। गया, अरे तेरा ये अभी ठीक नहीं हुआ, अरे तू कहाँ दिखा रही है, ये और मार लेते हैं पड़ोसी पड़ोसी। तो भैया ये इन 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 मिरर्स को भी दूर रखो। है भैया। हाँ जी हाँ जी। थेरेपी में कह रहे हैं डिटरमाइन द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स एंड पॉसिबल रिजोल्व देम इन रियल लाइफ। और रेमेडी जो है पेज नंबर 284 पर ही है। पेज नंबर 284 पे जाके एक बार नजर मार ले हैं भी या नहीं है। पेज नंबर 284 पर नहीं है, नहीं है, ये है आपकी जाकर के रेमेडीज है 285 पर, जैसा कि हमें लग रहा था वही है। और चूंकि पीछे पढ़ नहीं पाए थे तो मैं एक बार यहाँ थोड़ा सा पढ़ के निकल लेता हूँ मोटा मोटा। रेमेडीज फॉर द स्किन में है नेचुरल स्टिमुलेंट्स लाइक लाइट सन बाथिंग इन मॉडरेशन वाटर रेन विंड। विंड बात करो, रेन में रहो, वाटर बात करो, सैंड बात करो। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इन ईस्ट प्रोडक्ट्स, विटामिन ई एंड ए इन कोल्ड प्रेस्ड वेजिटेबल ऑयल्स, स्पेशली फ्लैक्स ऑयल, cod liver oil, colloidal gold, sachet, alkaline diet, pay attention to elimination, यानी कि पेट साफ रहे, एंड सर्कुलेशन, जिम्नास्टिक के सर्कुलेशन अच्छा रहे स्किन के लिए। ईट 2 आलमंड्स ए डे, 2 बादाम खाओ डेली। मसाज करो, रबिंग करो ऑलिव ऑयल से, ऑलिव ऑयल सोप से नहाओ। लेवलाइट्स और एकम स्प्रे। टी में कह रहे हैं टी फॉर द स्किन इंटरनली एंड एक्सटर्नली। बरबेरी, बिर्च लीव्स, ब्लैकबेरी लीव्स, सेज, मुलीन, कैमोमाइल, स्पीडवेल, शिकोरी। नेक्स्ट पॉइंट है बाथ एंड रबिंग विद द इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, EM करके जो पेज नंबर 55 पे दे रखा है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3% स्ट्रेंथ के साथ यूज करो। सी वाटर फुल बाथ और एल्कलाइन बाथ। नेचुरल बोरेक्स पॉसिबली पेट्रोलियम इंटरनली और एक्सटर्नली। हिल्डगार्ड और बेंजन में कह रहे हैं थाइम, क्वींस एंड रेड बीट्स। ब्लैक स्लेव ग्रेट रेमेडी फॉर इमीडिएट रिमूवल ऑफ स्किन ट्यूमर विद एक्टिव सेल डिवीजन प्रोसेस। ब्लैक स्लेव ये तो कोई बड़ी चीज है अगर ये मैलिग्नेंट है। इंस्टेड ऑफ सर्जरी only for people not too sensitive to pain with good nerves order at इस पे ऑर्डर दे सकते हैं, एक वेबसाइट का है वो रखा ब्लैक स्लेव का। नेक्स्ट बता रहे हैं रेमेडी में फॉर इन्फ्लामेशन अगर हैं तो कैमोमाइल, हीलिंग अर्थ क्ले, एसिटिक एसिड ओब्लिक हीलिंग अर्थ कंप्रेसिस, कुक्ड पोटैटो कंप्रेसिस, सुजलर साल्ट दे सकते हैं नंबर 1, 3 और 11। मिरेकल मिनरल सप्लीमेंट दे सकते हैं MMS जो दिखा रखा पेज नंबर 55 पे शायद, या फिर पेज नंबर 5 पे वो हेडिंग दे रखा है इसका। ओपन सोर्स बैडली हीलिंग वुंड्स अगर है, ओपन सोर है, बैडली हीलिंग वुंड है तो कह रहे हैं स्प्रेड विद ब्लॉसम हनी। करली लीफ कैबेज कंप्रेस, मैरीगोल्ड स्लेव, कैम्फेरे स्लेव और प्रोपोइल स्लेव। गेंदे का फूल का वो बना के भी लेप करा देते हैं कैलेंडुला। स्किन केयर में कह रहे हैं ऑलिव ऑयल एंड अदर ऑयल फ्रॉम द किचन रिफाइंड विद ए बिट ऑफ एथरल ऑयल इंस्टेड ऑफ एक्सपेंसिव एंड अनहेल्दी केमिकल कॉकटेल्स फ्रॉम द कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से बचने को कहा है इन्होंने, ऑलिव ऑयल्स को कह दिया जो किचन विचन में रिफाइंड वाला यूज होता है। ऑलिव ऑयल वुड बी आइडियल बट इट्स स्मेल एंड शॉर्ट शेल्फ लाइफ आर प्रॉब्लम्स। ये है तो बहुत बढ़िया लेकिन इसकी स्मेल और जो इसकी जो है स्मेल वगैरह इसको प्रॉब्लम करती है। शॉर्ट शेल्फ लाइफ कुछ है ही। अल्टरनेटिव इसका है ऑलिव ऑयल का सनफ्लावर सीड ऑयल, उसको लगा सकते हो।
आगे कह रहे हैं द इनएक्सपेंसिव हीट एक्सट्रैक्टेड ऑयल हैव द एडवांटेज ओवर द कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, ब्रैकेट में कह रहे हैं विच आर एक्चुअली बेटर इन दैट दे कीप वेल एंड डोंट बिकम रेंसिड सो क्विकली। एक विधि बताइए किस तरह से ऑयल को बचा के रख सकते हो। तो ये था भाई रेमेडीज 285 पर। ठीक है, यहीं रुकेंगे भाई। सबको नमस्ते। हाँ मुझे क्वेश्चन पूछना है, तो 1 मिनट। जी हेलो जी जी जी। हाँ, एक क्वेश्चन मुझे ये पूछना है, जैसे उसमें वो कॉम्प्लीमेंट्री वाली चर्चा चल रही थी। हाँ। मेरे पास एक केस है, मतलब वो केस लगभग 4 सालों से एक ही मेडिसिन से बहुत अच्छा रिस्पांस कर रही थी। उसको मेंसेस इरेगुलरिटी का प्रॉब्लम था, पैर में एक मतलब एक पंजे भर का एक हैंडफुल के इक्वल सोरियासिस का पैच था, वो डायग्नोज था एलोपैथिक। तो वो एक मेडिसिन से ही 4 साल से अच्छा रिकवर कर रही थी एसिड फॉस से। लेकिन 4 सालों के बाद अभी मतलब मैं उसका मतलब 3-4 महीने से पीरियड इरेगुलर रहा, तो फिर सारा कुछ वो कंसीडर करके मैंने उसको कार्सिनोसिन दी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो कार्सिनोसिन अगर जो भगवान की दया से उसको काम कर जाती है, तो क्या वो एसिड फॉस का इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कंसीडर करेंगे, या जो एसिड फॉस की कॉम्प्लीमेंट्री वही मेडिसिन है जो हम लोग यहाँ बुक्स में लिखी हुई है वो देना ठीक रहेगा? नहीं, नेक्स्ट वन इंडिकेटेड रेमेडी तो कम्प्लीमेंट्री हो ही जाएगी एक तरह से। अगर बचे हुए केस को जो रेमेडी कर दे रही है क्योर आगे, तो उसके कम्प्लीमेंटेशन में तो आई गई। एक चीज तो ये फॉलो अप रेमेडी, हालांकि ये फॉलो अप रेमेडी का भी टर्म आती है यहाँ। और वैसे भी ना बेसिकली जो डॉक्टर एलन ने लिखा है कम्प्लीमेंट्री है, जिसने भी उन्होंने एक्सपीरियंस से लिखी है, हार्ड एंड फास्ट तो कुछ है ही नहीं। हाँ, लेकिन उनका काम इतना अच्छा था कि वो ज्यादातर उन्होंने पाया कि भाई मान लो ब्रायनिया के बाद रस्टॉक्सी कम्प्लीमेंट्री में आती है, या कैलकेरिया के बाद बेलाडो नहीं आती है फॉर एग्जांपल। तो वो लिटरेचर आपकी मदद करता है, लेकिन लकीर के फकीर नहीं होना है। यदि वहां पर एक ऐसी रेमेडी आ रही है इंडिकेटेड जो उसके कम्प्लीमेंट्री में भी नहीं पड़ी, तो फिर हम उसे देंगे बेटा। हम आंख बंद करके हम ऐसा नहीं करेंगे। मैं आपका भाव समझ गया। कई बार क्या होता है, शुरू में नए बच्चों के साथ होता है, आपके साथ तो नहीं हो रहा होगा अब। कई बार हम केवल एलेंस की नोट में पढ़ लेते हैं, और भले ही नेक्स्ट वन पिक्चर उसकी वो हो या ना हो, तो हम उसके बाद उसको अगली मेडिसिन वो चला देते हैं आंख बंद करके। बिल्कुल ऐसा नहीं है। एनिमैन साहब कह रहे हैं हर केस को रिकन्फर्म करो, हर स्टेट को रिकन्फर्म करो, रीएनालाइज करो। तो वहां पे वो भी आ सकती है, लेकिन जनरली आ जाती हैं जो लिखी हुई है कम्प्लीमेंट्री। अदरवाइज अदर रेमेडी भी आ सकती है। हाँ, जैसे बेसिक में पीछे पूरा कॉम्प्लीमेंट्री को एक लिस्ट दे रखा है, तो मेरे को यही लगा कि क्या इसमें से कोई कॉम्प्लीमेंट्री देख के मुझे देनी चाहिए, या फिर मुझे क्या कहते हैं एलेंस की नोट पे आप टोटलिटी बनाओगे नहीं। अगर उस टोटलिटी में उनमें से आ गई तो देनी है, और अगर आपकी टोटलिटी में आपके प्रेस्क्रिप्शन में उनमें से कोई भी नहीं आ रही और थर्ड वन आ रही है कोई, तो वहां आप कम्प्लीमेंट्री के नाम पे उसको जबरदस्ती नहीं देंगे वहां। जी, यही मेरा क्वेश्चन। बस सीधी सी बात है कि हैनीमैन साहब ने कहा एवरी केस इज न्यू केस एंड एवरी स्टेट ऑफ द केस आल्सो न्यू केस। यस। तो आपको कहते हैं ना, हमें तो आराम करने का टाइम ही नहीं दिया हैनीमैन साहब ने। हमें तो जरा सा भी लापरवाही में रिलैक्स होने का टाइम ही नहीं दिया। कह रहे हैं जब भी पेशेंट आवे इसे नए पेशेंट की तरह देखो, सारे को फिर से चेक करो, हर एक स्टेट को इसकी बारीकी से ऑब्जर्व करो। अगर आपको लग रहा है कि ये हीलिंग पाथ पे, रिकवरी पे है, तो एसएल दे दो, और नहीं लग रहा है ये कुछ और आ गया तो नई रेमेडी दो। तो बेसिकली होम्योपैथी में ये कहा जाता है कि होम्योपैथी में पेशेंट रिलैक्स मोड पे रहता है, डॉक्टर एक्टिव मोड पे रहता है, और एलोपैथी में डॉक्टर रिलैक्स मोड पे रहता है, पेशेंट एक्टिव मोड पे रहते हैं। एक्टिव बोले तो चिंतित, परेशान। तो हाँ, होम्योपैथ तो डॉक्टर को खुद अलर्ट रहना होता है, पेशेंट उसका रिलैक्स रहता है। जी। हाँ, तो बेटा हम लोगों को बारीकी से काम करना होता है। हाँ, कुछ कह रहे हो आप? हाँ, दूसरा प्रश्न मेरा ये है
कि जो अभी वो अमित भैया ने बताया था ना कि फियर एंड फ्राइट रिमेन वाला रूब्रिक, जैसे जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं या कोई भी ऐसे जिनमें वो क्रैकर्स वगैरह से बलून की बहुत वायलेंट एंड सडन नॉइज से वो एकदम फ्राइटेंड हो जाते हैं, तो क्या उन केसेस में भी हम लोग ये रूब्रिक कंसीडर कर सकते हैं फियर एंड फ्राइट रिमेन वाला? बिकॉज सारे ऑटिस्टिक नहीं, लेकिन मैक्सिमम ऑटिस्टिक बच्चे थोड़ा इस तरह के सडन लाउड देखो वॉइस के लिए बात वही हो गई थी क्लियर ये, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, फियर और फ्राइट अगर है तो उसको हम जब ज्यादा तवज्जो देंगे यदि उस बच्चे को निमोनिया हो रहा है, उसका लंग इन्वॉल्व हो रहा है, और अगर वो अचानक गुब्बारे से डर जा रहा है, स्टार्टलिंग में है, ये सब है, तो वो उसके अंदर पीछे उसकी सेंसेस अलर्ट तो हो रखी है। मान लो सिजेरियन बच्चा आराम से सो रहा था, वो पेट खोला उठा लिया, तो अक्सर वो सडन घटनाओं से वो डरते हैं। सडन इवेंट्स उन बच्चों को ज्यादा प्रभावित करती है जो तैयार नहीं थे उस परिस्थिति के लिए, और वो हो गई। अब ये ज्यादातर सिजेरियन बच्चों के साथ होता है, जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उनमें नहीं होता ये स्टार्टलिंग ज्यादातर, या सडन चौंकना, सडन डरना। क्यों? क्योंकि वो अंदर से उनकी साइकी मैच्योर होके आती है, सारे फेसिस से गुजरती है आते आते बर्थ कैनाल में को। लेकिन एक बच्चा आराम से बेड पे सोया हुआ था, मदर के एमनियोटिक फ्लूइड में पेट खोला, बच्चा उठा लिया, उसकी जमीन खिसक गई नीचे से। अब कुछ भी अचानक घटना होने वाली उसे जिंदगी भर परेशान करेगी। तो ये वहां है बेटे इसका। लेकिन फियर फ्राइट रिमेन का वहां लेंगे इसमें स्पेसिफिक, अगर उसको लंग भी कमजोर है, वो अस्थमा का शिकार है बच्चा। दी थी मैंने एक बार स्ट्रेमोनिया में से, मेरी भतीजी लगती है, मेरे ताऊ के बेटे की बेटी, उसका बच्चा था, उसको वैसे एलर्जिक अस्थमा था बहुत ज्यादा। वो मेरे को पूरी पिक्चर लगी कि वो लड़की खुद डरी हुई और वो बच्चा भी बिल्कुल डरा हुआ, सहमा हुआ। तो उसमें आई थी स्ट्रेमोनियम आई थी, उस दिन के बाद उसको कभी हुआ ही नहीं अस्थमा का अटैक। और जो बच्चा साई गुमसुम सा पीछे को डरा डरा सा रहता था, वो आके खुल के नाना नाना करके बात कर रहा मेरे से, अगली बार तीसरी बार महीने भर बाद। तो बेसिकली हम फियर फ्राइट को वहां ज्यादा तवज्जो देंगे जहां लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है किसी भी रूप में। ठीक है जी, चलो ठीक है भाई, राम राम सबको, नमस्ते भाई सबको, राम राम बोस। राम राम भाई डॉक्टर सैनी, राम थैंक यू राम। बॉस।